और भाई क्या हाल चाल है? क्या हाल चाल है? हाल तो बढ़िया है। हाँ। पिछले रोज मैं एक इवेंट में गया था। अच्छा। वहाँ पर एक बड़ा मोटा सा लिफाफा मिला मुझे। अच्छा। अबे लिफाफा तो इनको ही मिलता है, हमें तो बस इज्जत में इजाफा मिलता है और कुछ नहीं। वैसे एक बात बताएं, जहाँ लिफाफा ना मिले अच्छा, वहाँ जाना भी नहीं चाहिए। ये क्यों बात भाई? तो सही है। ये बात तो सही कह रहे हो यार, है ना? नहीं जाना चाहिए। लिफाफे से याद आया, हाँ। कुछ रोज पहले की बात है। माँ घर पर नहीं थी, पिताजी भी दफ्तर से देर से आए थे, थके हुए थे बहुत, मगर फिर भी उन्होंने मेरे साथ बैठकर वो रोज वाले सारे काम किए। कुछ देर मेरे से बातचीत की और फिर कमरे में जाने से पहले अपने जेब से एक लिफाफा निकाला और मुझे देते हुए बोले कि बेटा, ये कोई दरवाजे के बाहर छोड़कर चला गया था। इस पर ना ही कोई नाम है, ना ही कोई पता है। खोल कर देखो, अगर अंदर कुछ काम का निकलता है तो ठीक है, वरना इसे कूड़े में फेंक देना। जब उस लिफाफे को खोला तो उसके अंदर से एक खत निकला। उस खत को पढ़ा तो देखा कि उसके ऊपर जो हैंडराइटिंग थी वो हूबहू मेरी लिखावट से मिलती थी। तो मैंने खत पढ़ना शुरू किया कि जब भी मैं चेहरों के बाजार में निकलता हूं तो लोग नजरें बदल बदल कर तकते हैं मुझे। अरे ये सरदार है, असरदार है, और न जाने कैसे कैसे देखते हैं मुझे। यही जीता होगा, हर रोज देर रात तक पीता होगा। जरा ये बात बताना, ये बात बार बार क्यों दोहराते हो सरदार जी? आप बाजी होकर भी इतने कमजोर क्यों नजर आते हो? हाँ हाँ। फिर मेरी पहचान को ही मजाक में टाल देते हैं। जिस मकसद से आए हैं वो मतलब निकाल देते हैं। अंदर ही अंदर मुझे मालूम है इस जमाने ने मेरे बहुत फायदे उठाए हैं, लेकिन अपने ये शिकवे मुझसे किसी से बयान नहीं होते हैं। याद रखना, इंसानों के चेहरे ही उनके मयान होते हैं। दरअसल मेरे साथ ये बार बार हो जाता है। मैं जिसे भी अपने दिल के बहुत करीब लाता हूँ वो मेरे दिल का एक हिस्सा तोड़कर ले जाता है, और मैं हर बार दूसरों के खातिर सी उम्मीद से आगे बढ़ जाता हूँ कि शायद कभी तो कोई मेरे खातिर मुझे रोक लेगा। अच्छा सुनो, एक राज की बात बताता हूँ। मैं अक्सर कागज पर वही लिखता हूँ जो मैं असल में नहीं जी पाता हूँ, क्योंकि जब भी मैं चीखता हूँ तो किसी को समझ नहीं आता है। लोग अपना तो कहते हैं, लेकिन हमारे बीच बस दूरियों का नाता है। इसलिए अपनी सारी कमजोरी, बेचैनी, गुरूर, जुनून को साथ घोल पी जाता हूं और फिर मंच पर खड़ा होकर कहता हूं, रुकिए, मैं कुछ मोहब्बत पर सुनाता हूं। अब मेरे बाकी सारे जज्बात मुझसे बिछड़ते जा रहे हैं। लेकिन वो आप तक मोहब्बत का मुखौटा पहनकर आ रहे हैं। और मलाल तो ये है दोस्तों कि मैं इश्क बस खर्च रहा हूं, मैं इश्क कमा नहीं रहा। अब मेरे जेब में बस गिन चुनकर महज कुछ सिक्के ही बचे हैं, और सिक्कों की कुछ खास कीमत नहीं होती। शायद इसलिए आपको मेरी कहानियों में मोहब्बत की खनक ज्यादा सुनाई देती है। सिग्नेचर, तुम्हारी पहचान। कौन है ये पहचान? क्या है ये पहचान? पहचान अमन वो होती है जो हर किसी की होती है, थोड़ी तुम्हारी और थोड़ी हमारी भी। पहचान में होती है थोड़ी जिम्मेदारी और कलाकारी भी। नहीं समझे? तुम समझते कहाँ हो? बताइए। तो ये देखो मेरी डायरी। हाँ, मेरी डायरी, जिसमें कहानी एक पन्ने तो घर का खर्च दूसरे पन्ने पर, और हर बार बस एक ही सवाल, क्या घर चल पाएगा पूरी तरह से कलाकार बनने पर? बस इसी सवाल में उलझते हुए, अपने हुनर से अपनी जरूरतों को परखते हुए, उसी किताब को फिर से ऑफिस के लेदर बैग में रखते हुए, पुराना सा लिबास पहने दिनों रात निकलता हूँ, जैसे कहानीकार को लिए अपने साथ निकलता हूँ। मैं वही शख्स हूँ जो हर बार ये बात कहता है, या फिर उस अक्स के जैसे जो हर वक्त तुम्हारे साथ रहता है, जो किसी भी बात या हालात को अपने हिस्से मोड़ नहीं पाता। अमा नौकरी छोड़ना तो चाहता है, छोड़ नहीं पाता। मैं उसी आदमी की कहानी लिखता हूँ, एक्सेल शीट पे रोज और कॉलम्स जोड़कर, कलाकारी से रिश्ते निभाता हूँ, जिम्मेदारी के कंबल ओढ़कर। जानता हूं इस बोरिंग सी जिंदगी पे जिस दिन उपन्यास लिख दूंगा, मैं जिस दिन नौकरी छोड़ूंगा इतिहास लिख दूंगा। लेकिन बिटिया के एडमिशन की फीस तो अभी से राहत आकी है, और उस सपनों वाले 1 BHK की EMI अब भी बाकी है।
बस इसी कश्मकश को अपने किस्से में मैं हैरानी लिखता हूं, ताकि जिंदगी दोहरी जी सकूं, इसलिए गहरी कहानी लिखता हूं। यही सब सोचते सोचते बोलते बोलते मैं कहीं खो जाता हूं। मैं घर के बिस्तर पे जगता हूं और ऑफिस के गद्दे पे सो जाता हूं। बस क्योंकि बिना लिखे हमारा दिन गुजर जाए, यार इतना बेबस में कहां, और हर कुछ छोड़कर सपनों की राह निकल जाएं, ये नौकरी वालों के बस में कहां। हमारे लिए तो ये मंच, ये मौका भी महंगे शराब की तरह है, जिसे लम्हा दर लम्हा जीते हैं, ताकि गहरी बातें लिख सकें, हम दोहरी जिंदगी जीते हैं। मैं हर साल अप्रेजल में टूटता ख्वाब और एक कवि का सपना साकार भी हूं। मैं जितना किश्तों में गिरफ्तार हूं, मैं उतना ही रिश्तों का कलाकार भी हूं। क्या है ना कि मेरे जहन में कुछ बनने की खुशी और कुछ बन जाने की तैयारी भी, मैं संभालता हूं लफ्जों की कलाकारी और अपने घर की जिम्मेदारी भी। पर हर बार दो किरदार निभा लेना, ये हर काम अपने कांधे उठा लेना, ये किसी जिम्मेदारी से कम नहीं। और अम्मा, ये जिम्मेदार कलाकार होना भी तो किसी कलाकारी से कम नहीं। मगर राकेश, हाँ, हर कलाकार को दुनिया उसकी कला से जाने, ये जरूरी नहीं। ये क्या बात हुई? कुछ लोग मेरा नाम सुनकर मुंह बना लेते हैं, कुछ लोग मेरी दाढ़ी की लंबाई से मेरी काबिलियत परखते हैं, कुछ लोग मेरे सर पे टोपी देखकर 2 कदम पीछे ले लेते हैं। मगर मुझे इन सब से फर्क नहीं पड़ता। मेरी पहचान पानी की तासीर की तरह है, जो सिर्फ आगे बढ़ना जानती है। चाहे फिर उस पे नफरत के बांध ही क्यों ना लगा दो, या सियासी दावपेच खेलकर उसका रुख बदल दो, उसमें बरकत बहना बंद नहीं होती। वो दानिशमंदों के दिलों में घर कर जाती है, मोहब्बत के खेतों में मारिफत बोती है। कई बार उसमें ओछेपन या मजहब का कूड़ा डालकर कोई लोग उसे सूखा तो कुछ लोग उसे सैलाब बनने पर मजबूर करते हैं, मगर मेरे किनारे पर खड़े ईमान के पेड़ उसे मुमकिन नहीं होने देते। और बहते बहते पहुंच जाती है मेरी पहचान इंसानियत के समंदर में। वो सब तो ठीक है मोहम्मद भाई, लेकिन ये आपने अपने सर पे क्या पहना हुआ है? ये टोपी है, और क्या है? टोपी? हाँ, टोपी, और क्या है? जानते हो ये टोपी क्या होती है? क्या होती है? टोपी होती है, और क्या? मानव सभ्यता के सबसे पुराने आविष्कारों में से हैं टोपियां। बल्कि मेरा ये मानना है कि आग के आविष्कार के बाद जब इंसान को यह एहसास हुआ कि वो बाकी जानवरों से अलग है, तब उसने टोपी का आविष्कार किया। इंसान जब तक बंदर था टोपी नहीं पहनता था, बंदर आज भी टोपी नहीं पहनते। टोपियां इंसानों को बंदरों से अलग करती हैं, टोपियां इंसानों को इंसानों से भी अलग करती हैं। विश्व की सभी सांस्कृतिक पोशाकों में एक टोपी जरूर होती है। टोपी व्यवस्था का प्रतीक है, इसीलिए तो एक संस्कृति में अलग अलग प्रकार की टोपी होती है। जैसे राजा की अलग, रंक की अलग, मंत्री की अलग, संतरी की अलग, यहां तक के आदमी और औरत की टोपी भी अलग अलग होती है। इन टोपियों का कोई अंत नहीं, ये व्यवस्था भी है और विद्रोह भी। अभी से कुछ साल पहले भ्रष्टाचार के विरुद्ध एक आंदोलन में हिस्सा लेने जब मैं दिल्ली के रामलीला मैदान पहुंचा, तो मैंने वहां पे टोपियों का सैलाब उमड़ा पड़ा पाया। उन सभी टोपियों के बीच में मेरा नंगा सिर ऐसे मालूम होता था जैसे किसी भ्रष्ट अधिकारी की खोपड़ी। मैंने झट से एक स्वयंसेवी से एक टोपी ली और पहन ली, और तब जाके उस आंदोलन का हिस्सा बना। दरअसल ये टोपियां महज एक फैशन स्टेटमेंट भर ही हैं। हम हर टोपी किसी ना किसी प्रभाव में आकर पहनते हैं। जब हमारा जन्म होता है तब हमारे सर पे कोई टोपी नहीं होती, तब हमारा सिर किसी भी प्रकार की टोपी के लिए बहुत छोटा होता है, तब हम मासूम होते हैं। मगर जैसे जैसे हमारा सर बड़ा होने लगता है, उसमें कई प्रकार की टोपियां फिट होने लगती हैं। लेकिन ध्यान रहे कि विज्ञान के अनुसार सर के बड़ा होने और अक्ल के आ जाने में कोई संबंध नहीं। दरअसल
टोपियां तो अक्ल का पर्दा होती हैं। विनाश के काल में बुद्धि को विपरीत करने का काम भी यही टोपियां करती हैं। इतिहास भरा पड़ा है टोपियों की मचाई इस विनाश लीला से। बचपन में ऐसे ही एक उत्पात को जब मैंने साक्षात अपनी आंखों से देखा तो पहली बार मुझे मेरे सर पर एक टोपी होने का एहसास हुआ। फिर तो न जाने कितनी टोपियां मेरे सर से आके चिपक गईं। उनमें से एक इतनी सख्त और भारी है कि जिसको पहनकर हर चीज पर अपना अधिकार होने का मुगालता होता है। ये शायद वही टोपी है जो सिकंदर या चंगेज खान ने पहनी होगी। वैसे टोपियां पहनना और पहनाना बहुत आसान है, मुश्किल है टोपियां उतारना। इतिहास में जिसने भी सारी टोपियां उतार फेंकी उसे या तो हमने भगवान मान लिया या पागल। फिर उसी टोपी उतारने वालों के नाम की टोपी पहनकर घूमने लगे। गांधी जी स्वयं टोपी नहीं पहनते थे, मगर उनके नाम की टोपी पहनने वालों ने कईयों को टोपियां पहनाई। देखा जाए तो हमारा समाज टोपियों का बहुत बड़ा बाजार है। इसमें हर छोटा बड़ा दुकानदार आपको अपनी अपनी टोपी पहनाने में लगा है। अरे इन्होंने तो बुद्ध और कबीर को नहीं छोड़ा तो आप किस खेत की मूली हो। बस भटकते रहो इस दुकान से उस दुकान तक और इंतजार करो शाम का, क्योंकि शाम को ये सभी दुकानदार अपनी अपनी टोपियां बक्से में बंद करके दुकान पर मार के ताला चल पड़ेंगे अपने अपने धाम। एक ही शहर में एक ही सड़क से। मगर गौरव, कुछ टोपियां पहनने में इंसान को फख्र भी महसूस होता है और कुछ टोपियों को देखकर लोगों को मजाक सूझता है। अबे हटो यार, हमारा तो आधा नाम ही हम पे पड़ गया भारी है। राकेश किसी को याद ही नहीं, सब बोलते हैं तिवारी है। अरे तिवारी, हाँ। यही तो दुनियादारी है। क्या? और हम सबको लगी यही बीमारी है। ये लो। ये वो बीमारी है जिस एक वायरस की तरह हमारे सिस्टम में आकर हमें कब खोखला करने लगती है हमें इसका अंदाजा भी नहीं होता। कभी कभार जीवन में ये दूसरे या तीसरे पड़ाव पर आकर हमें इस बीमारी का आभास होता है। और सुना है साहब, आजकल ये लेबल का वायरस अपने बड़े उरूज पर है। मगर मोहम्मद, ये बताओ कि जितने भी लेबल हम पहनते या हमें पहनाए जाते हैं, क्या ये असली होते हैं? मतलब तो क्या होते हैं? मतलब हम अपने आप को अपने चेहरे से नहीं पहचानते, नहीं बुलाते खुद को अपने नाम से। घर के बाहर लगी नेम प्लेट दूसरों के लिए है, दूसरों के लिए छपाते हैं विजिटिंग कार्ड। आईना देखते हैं जाने से पहले दूसरों के सामने। चेहरा जितना भी साफ हो, हम जानते हैं बदसूरती का हाल। हमारे ख्वाब और ख्याल, हमारे ख्वाब और ख्याल जिनमें टूटती सीमाएं, संभव और असंभव की समस्त कल्पनाएं लेती रूप और आकृति, दिखती हैं हमें पॉइंट ऑफ व्यू से। यानी इनमें हम तो होते हैं, हमारी पहचान नहीं होती। महज एहसास होता है शक्लो नाम से आजाद, जैसे रूह भटकती हो अचानक मौत के बाद। मगर एक दर्द होता है और थोड़ा डर भी लगता है। वो चेहरा ख्वाब में देखा जरा सा याद आता है। फिर कोई हमारा नाम लेकर झंझोर देता है, ख्वाबों की असल दुनिया अचानक तोड़ देता है। हम फिर जाग जाते हैं, स्वयं से भाग जाते हैं, आईना देखते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं। हमारी चाह, हमारे भाव, अधूरा इश्क, गहरे घाव, वही सब कुछ जो असली है। बाकी हमारी पहचान नकली है। पहचान नकली है? अमा पहचान वो नहीं जो तुम जिंदगी में किसी के लिए बनकर निकलते हो। पहचान तो वो लिबास है जो तुम हर रोज पहनकर निकलते हो। नहीं, हाँ। पहचान रंग है। रंग? हाँ, पहचान रंग है। और इस दुनिया के जितने भी रंग है सब एक दूसरे से थोड़े अलग जरूर होते हैं। कुछ ऐसे भी दोस्त हैं हमारे जो 7 रंगों से मोहब्बत करते हैं, इंद्रधनुषी झंडों की छाओं में अपनी पहचान का जश्न मनाते हैं। क्योंकि ये जितने भी रंग हैं ना, वो सब इसी दुनिया के हैं। और ये पूरी दुनिया, ये पूरी की पूरी दुनिया सिर्फ और सिर्फ इन्हीं रंगों से बनी हुई है। तो दोस्तों, आओ गले मिलकर ये देखें अब हम में कितनी दूरी है।
Hey guys, we wrote this piece for Spoken Fest. And it's very close to all of us. So if you like it, please like, comment and share.